है द सेल या फंडामेंटल यूनिट ऑफ बॉडी या लाइफ। सेल के बारे में हम जब समझेंगे तो सबसे पहली चीज़ ये जानने वाली है कि जो डिस्कवरी ऑफ सेल है, सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, किसने की, कहाँ से की, वो जानने वाली बात है। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि ये बात आपको बताने के पहले मैं एक बात और बताऊं। जैसे 16 सेंचुरी की बात चल रही है तो उस समय पे सेल के नाम का कोई भी वजूद नहीं था, सेल कुछ भी नहीं थी। और इवन हम केवल इतना जानते थे कि बॉडी में कुछ छोटे छोटे पार्टिकल हैं जो हमारी बॉडी को बनाते हैं, पर उनका नाम नहीं था हमारे पास कुछ भी। या कह सकते हो कि सोक्रेटिस के जो स्टूडेंट थे एरिस्टोटल, उन्होंने इस बारे में कुछ बताया था कि हमारी बॉडी छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हुई है। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि हमारे पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट या कोई मशीन नहीं थी जिसकी मदद से हम सेल देख पाएँ और सेल को समझ पाएँ। तो क्या होगा, क्या किया गया भाई उसके लिए? तो आपको एक बात पता रहनी चाहिए कि गैलीलियो गैलीली ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, और मतलब उन्होंने एक माइक्रोस्कोप जैसा एक चीज़ बनाई थी, या हम ये कह सकते हैं टेलीस्कोप बनाया था उन्होंने। तो जब टेलीस्कोप उन्होंने बनाया तो वो दूर की चीज़ देखने के लिए था। अब जब टेलीस्कोप बना तो उसकी मदद से एक साइंटिस्ट थे, इनके ही यानी रॉबर्ट हुक, और इनके ही एक स्टूडेंट थे जिनका नाम था एंटोन वॉन लेवेनहॉक। इन दोनों ने मिलके एक एक ऐसी मशीन बनाई जिसको हम माइक्रोस्कोप, पूरी तरह से डेवलप्ड माइक्रोस्कोप तो नहीं कह सकते, बट हम उसको ये कहेंगे कि वो एक सिंपल माइक्रोस्कोप था। उस सिंपल माइक्रोस्कोप की मदद से उन्होंने ये देखने की कोशिश की कि हम किसके बने हैं या कैसे बने हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी कि देखा कहाँ जाए, किस चीज़ से देखा जाए, सबसे बड़ी बात ये भी प्रॉब्लम आ रही थी। तो उन्होंने ये भी कह सकते हैं कोई इंसिडेंट की कॉर्क सेल, हमारे जो प्लांट की जो बाहर की जो बॉडी होती है उसमें कॉर्क सेल पाई जाती है। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में एक कॉर्क के स्लाइस को काट के उसको अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप के नीचे रखा और देखा, तो उन्हें एक हनी कॉम्ब लाइक स्मॉल कंपार्टमेंट मिला। माइक्रोस्कोप में देखा तो मैं आपको दिखाता हूँ कि उसका डायग्राम दिख कैसे रहा था। ऐसा, तो ये था। इसे इन्होंने बॉक्स का नाम या कह सकते हो सेल कहा इन्होंने। अब मैं आपको दो तीन बातें और भी बता रहा हूँ कि ये केवल और केवल सेल वॉल थी जो उन्होंने देखी थी, अंदर कुछ नहीं देख पाए थे क्योंकि ये सेल एक डेड सेल थी। साथ ही साथ इस सेल के जो मतलब आप जानते हैं कि जब माइक्रोस्कोप उतना पावरफुल नहीं था तो वो सीधी सी बात है कि अंदर भी नहीं देख पाए थे। ये सब इन्होंने अपनी एक बुक थी, उसका नाम था माइक्रोग्राफिया। उस बुक में इन्होंने ये सब डिस्कशन किया हुआ था, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी, क्योंकि स्टडी ऑफ सेल को साइटोलॉजी कहते हैं, तो वो कहा जाता है इनको। इसके बाद दूसरे साइंटिस्ट का नाम है एंटोन वॉन लेवेनहॉक। एंटोन वॉन लेवेनहॉक ने जो पहली सेल ऑब्जर्व की वो लिविंग सेल, यानी इनके काफ़ी सालों बाद, यानी 9 सालों बाद, आप देखिएगा 65 है और ये 74 है, उसके बाद इन्होंने सेल को और डिस्कवर किया और लिविंग सेल को डिस्कवर किया खुद, और माइक्रोस्कोप को और ज़्यादा डेवलप किया। और इन्होंने देखा, पहली बार देखा बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, आरबीसी, स्पर्म, और ये सब देखा इन्होंने। तो इन्हें हम बोलते हैं फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, क्योंकि इन्होंने ही बैक्टीरिया वगैरह को देखा था। उसके बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं, देखिएगा कितना बड़ा गैप आया है उनके और उनके ईयर के बीच में। 1831, देयर इज़ 1831 में जो सेल डिस्कवर हुई है, सेल के अंदर का पार्ट है न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ है ऑर्चिड की रूट में। उसके बाद ये साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट ब्राउन। नेक्स्ट साइंटिस्ट का नाम है
जोहानसन पुरकिंजे और ह्यूगो वॉन मोहल, इन्होंने सेल के अंदर का जितना भी लिविंग मटेरियल होता है, जो भी लिविंग पार्ट होता है, उस सबको नाम दिया था प्रोटोप्लाज्म या प्रोटोप्लास्ट। तो ये था सेल की डिस्कवरी को लेके बात। ओके, डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, ये सब आपको पता चला कि प्रोटोप्लास्ट नाम की चीज़, प्रोटोप्लाज्म नाम की चीज़ कैसे आई। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल थियरी। सेल थियरी क्या होती है कि जो सेल के बारे में जो हमने डिस्कवर किया या जाना वो तो ठीक है, पर हम ये नहीं पता था कि सेल काम कैसे करती है। आप मान लीजिए किसी चीज़ को ढूंढ कर लाइए, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो काम क्या करती है, तो वो आपकी चीज़ बेकार है। तो अगर अभी आप जानते हैं कि हाँ चलो सेल ये है और ये काम करती है, वो बात ठीक है, लेकिन पहले के समय में जब हम नहीं जानते थे कि सेल क्या काम करती है, उस समय के लिए ये बात बड़ी इम्पॉर्टेंट थी। तो कुछ साइंटिस्ट थे जिनका नाम था श्लेडन और शिमॉन, मैथ्यू श्लेडन और शिमॉन, इन्होंने इस बारे में डिस्कवर किया था 1838 और 1839 में कि जो सेल है वो हमारी, देखिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल, सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये इन्होंने कहा। उसके बाद एक बात इन्होंने और डिस्कस करी थी कि सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी जो सेल पहले से ही पाई जाती हैं या जो नई सेल बनती हैं वो किससे बनती हैं, यानी जैसे सपोज जैसे एक ये सेल है, ये डिवाइड होगी तो दो नई सेल बनेंगी। तो जो ये कहा गया कि ये सेल कहाँ से आई, नई वाली सेल कहाँ से आई, ये पुराने से आई है। तो ये प्री एग्जिस्टिंग सेल्स के बारे में कहा जा रहा है। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब मेन टॉपिक स्टार्ट होगा आपका कि इस पूरे दुनिया में दो मेजर टाइप की सेल होती हैं, एक होती है प्रोकैरियोटिक और एक होती है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के फंडामेंटल डिफरेंस के बारे में समझेंगे तो सबसे बड़ा डिफरेंस है न्यूक्लियर बॉडी। जैसे कि अगर एक ये सेल है और एक ये सेल है, तो इस वाली सेल में न्यूक्लियस होगा, ये रेड वाला न्यूक्लियस है, इस वाली सेल में न्यूक्लियस है ही नहीं। इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल जो मैं ब्लैक बना रहा हूँ, ये देखिए आपको न्यूक्लियस के अंदर दिख रहा है, इसका न्यूक्लियस मटेरियल यहाँ पर ही फैला रहता है बाहर में। तो ये है बाहर का स्ट्रक्चर जो है आपका, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जो अंदर की बात मैंने बताई आपको, जो ये ब्लैक कलर का दिख रहा है इसको बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल। तो ये इसके साइटोप्लाज्म में है, उसका न्यूक्लियर मटेरियल उसके न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। ऐसे सिस्टम को जिसमें न्यूक्लियस नहीं हो उसको न्यूक्लियोइड कहते हैं, यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है। जो सेल डिवीजन होता है वो माइटोसिस से होता है पहली वाली सेल में, जबकि दूसरी वाली सेल में मतलब नो माइटोसिस नहीं होता, आप माइटोसिस भी कह सकते हो, और दूसरे वाली सेल में माइटोसिस होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या माइटोकॉन्ड्रिया या कह सकते हो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये पहली वाली सेल में नहीं पाए जाते, दूसरी वाली सेल में माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह सब प्रेजेंट होते हैं। जेनेटिक मटेरियल सिंगल क्लोज्ड लूप होता है, इसमें मल्टीपल क्रोमोसोम पाए जाते हैं। फोटोसिंथेटिक apparatus यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्रोमेटोफोर्स यानी आप ये कह सकते हो कि जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं वो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ही पाए जाते हैं, यहाँ पर पाए जाते हैं क्रोमेटोफोर्स वगैरह। क्लोरोप्लास्ट होता है इसके अंदर, यानी आपको मैंने पहले बताया क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडी, ये सब इसके पास पाए जाते हैं। राइबोसोम 70S टाइप का होता है, इसमें 80S टाइप का होता है, ये आपको आगे और समझाया जाएगा कि 80S क्या होता है जब आप राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए उसी सेल का डायग्राम दिया गया है। सेल एक, ये वाली सेल प्रोकैरियोटिक सेल है जिसका एग्जांपल बैक्टीरिया है, और ये वाली एक एनिमल सेल का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक डायग्राम है, काफ़ी डेवलप्ड सेल है। और ये अच्छा अगर कहा जाए इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसी सेल से ये सेल बनी है, ये आपको आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ाया जाएगा। अब आगे आते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच के डिफरेंस को बताने के लिए। प्लांट्स और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या होता है वो देखिए।
प्लांट सेल का सबसे बड़ा डिफरेंस, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है फोटोसिंथेसिस के लिए, इसमें नहीं पाया जाता। इसमें सेल वॉल होती है, इसमें सेल वॉल नहीं होती है। यूजुअली डू नॉट कंटेन लाइसोसोम्स एंड पेरोक्सिसोम्स, इसमें नहीं होता, इसमें होता है। सेल आर स्क्वायर एंड रिजिड, मतलब शेप होता है, इनमें कोई भी शेप ऐसा फिक्स नहीं होता है। लिमिटेड मूवमेंट, मूवमेंट बहुत लिमिटेड है, इसमें मूवमेंट पाया जाता है, सीलिया फ्लैजेला या लोकोमोशन के लिए सिस्टम होता है। हैव लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, बड़ी सी सेंट्रल वैक्यूल होती है, इसमें छोटे छोटे वैक्यूल होती हैं पर कई सारी होती हैं। तो ये फंडामेंटल डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, प्लांट सेल में गोल्गी बॉडी की जगह पे डिक्टियोसोम्स पाए जाते हैं, इसमें गोल्गी बॉडीज पाई जाती हैं। इसके पास में सेंट्रियोल सेंट्रोसोम की बात बताई जा चुकी है, यहाँ रखिए, याद रखिए, सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम पाए जाते हैं, एक ये भी बात है, सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम प्रेजेंट, इसमें एब्सेंट। ओके, ये क्लियर है, आप सबको दिख रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ उसको क्लियर करके। आगे बढ़ेंगे हम लोग तो ये देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो सेल्स हैं, जैसे एनिमल सेल्स में कुछ एनिमल सेल हैं, इसमें कुछ प्लांट सेल हैं इसमें। जैसे देखिएगा आप लोग, ये जो सेल की बात करी जा रही है, ये सबसे छोटी प्लांट सेल है, फिर बैक्टीरिया, फिर एपिथेलियल ह्यूमन की सेल होती है, मसल सेल, स्मूथ सेल, नर्वस सेल बहुत लंबी होती है, देखिए कितनी लंबी सेल है, और लीवर सेल, ल्यूकोसाइट सेल्स, ये WBC होती है, फैट सेल एडिपोसाइट सेल्स का नाम है, स्मूथ मसल सेल, ह्यूमन स्पर्म। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स हैं इस पूरी दुनिया में, जिनके बारे में हम और पढ़ेंगे आगे वाली क्लास में। ये है, यहाँ से मेन टॉपिक स्टार्ट होता है आपका कंपोनेंट ऑफ द सेल, जिसमें पहला टॉपिक आएगा सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनल्स और सेल इंक्लूजन्स। तो ये कुछ टॉपिक्स आएंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, पहले टॉपिक को लेके सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे हम। अ सेल वॉल इज़ अ रिजिड सेमी परमिएबल प्रोटेक्टिव लेयर इन सम सेल टाइप्स. It is the outer covering position next to the cell membrane. It is the most in most plant cell, fungi, bacteria, algae and some bacteria. कहने का मतलब है कि ये कुछ प्लांट्स, मतलब सभी प्लांट सेल में, फंगाई में, बैक्टीरिया में, एल्गी और सम आर्की बैक्टीरिया वगैरह पाई जाती है। सीधे सीधे एक ही बात करेंगे, इसका फंक्शन क्या है, सपोर्ट है, इसका फंक्शन सपोर्ट करता है, डायरेक्शन ऑफ सेल ग्रोथ, मतलब मजबूत बनाता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है। कैसे हम पैरों में जूते पहनते हैं, या हमारे घर की वॉल मान लीजिए, दीवार जो हमारा प्रोटेक्शन कर रही हैं। विद स्टैंड टर्गर प्रेशर, टर्गर प्रेशर क्या होता है, जो प्रेशर हमारी पानी भरने से, जैसे कि सपोज दैट एक बलून है ये, उसमें हवा भर दी गई, तो जो प्रेशर ये एयर इस बलून की वॉल की तरफ लगा रहा है, इसको कहते हैं टर्गर प्रेशर, यानी TP। अब सपोज इसके अगेंस्ट भी तो एक प्रेशर काम करेगा, जो वॉल की तरफ से इसकी तरफ को लगेगा, वरना तो ये फट जाएगा। तो ये है WP, इसको बोलते हैं वॉल प्रेशर। तो TP की जो वैल्यू है वो वॉल प्रेशर के इक्वल रहनी चाहिए, तब तो वो चीज़ दिखेगी आपको। अगर किसी भी चीज़ का वैल्यू डिफरेंस हो गया, मान लीजिए TP की वैल्यू बढ़ गई, यानी अंदर वाले प्रेशर की वैल्यू बढ़ गई, तो WP की वैल्यू कम हो जाएगी, तो वो फट जाएगा। अगर WP की वैल्यू बढ़ गई और TP की वैल्यू घट गई, इसका मतलब क्या होगा, फिर वो श्रिंक हो जाएगा। तो ये आपको पता चल गया होगा। अब चलिए इसके डायग्राम की बात करते हैं। ये है, कम्युनिकेशन बनाने के काम में आता है, प्रोटेक्शन के काम में आता है। एक ये स्ट्रक्चर देखिए, प्लाज्मोडेस्मा, या हम प्लाज्मोडेस्माटा कह सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है कि अगर इसमें हम एक सेल में, मान लीजिए हम इस सेल में एक इंक इंजेक्ट कर दें, या हम कोई कलर डाल दें, तो क्या वो कलर दूसरी सेल तक ट्रांसफ़र होगा? क्या वो दूसरी सेल तक पहुंचेगा, इन सेलों तक ट्रांसफ़र हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा, क्योंकि इसी प्लाज्मोडेस्माटा से होते हुए वो दूसरी सेल तक चला जाएगा। तो प्लाज्मोडेस्माटा इज ऑल्सो हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। लेकिन हाँ, बाकी चीज़ों को नहीं करेंगे, ये छोटी चीज़ों को ही करेंगे, लेकिन मतलब लिक्विड वाली चीज़ों को, जैसे वायरस को, बैक्टीरिया को, पैथोजेंस को अंदर आने से रोकेंगे। पानी निकालने से भी लॉस करेंगे, प्रिवेंट वाटर लॉस भी करेंगे, ये मतलब लॉस होने से बचाएंगे, सॉरी लॉस नहीं करेंगे, उसको होने से बचाएंगे। पोर्स एंड चैनल हैं जो कम्युनिकेशन का काम करते हैं, यानी वॉल का मतलब है प्रोटेक्शन, आप ये बात याद रखिएगा, वॉल का मतलब प्रोटेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक आता है
प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। हाँ, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो सेल वॉल है वो डेड होती है, सेल मेम्ब्रेन लिविंग होती है। अल्ट्रा थिन इलास्टिक सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन दैट अपीयर मेयर लाइन मतलब पतली सी लाइन, एक लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर देखने में ऐसी दिखती है। स्मॉल फंक्शन मतलब ये किसकी बनी होती है, लिपिड्स की, प्रोटीन की और कार्बोहाइड्रेट की, जो कि मैं आपको इसका आगे डायग्राम दिखाने वाला हूँ। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल, जिसको सिंगर और निकोलसन ने 1972 में दिया था। इसके आधार पे अगर हम सेल मेम्ब्रेन को, जैसे ये मान लीजिए एक सेल है, ये मतलब मेम्ब्रेन होगी इसकी, ये मेम्ब्रेन है, इसको हम यहाँ देखें तो कैसा दिखेगा। देखिए इसमें एक येलो वाली स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, मैं आपको यहाँ बना के दिखाता हूँ। ये येलो स्ट्रक्चर दिख रहा है और उसके साथ जुड़ा हुआ एक ब्लू कलर का स्ट्रक्चर जो नीचे की तरफ को जा रहा है, या मैं एक इसके पैरेलल बना देता हूँ, नीचे भी दिख रहा है ऐसे ही और एक ऊपर भी जा रहा है ऐसे ही, ऐसे। तो ये है। और आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए कि जो ये ऊपर का स्ट्रक्चर है येलो वाला, इसे हम लोग बोलेंगे लिपिड, याद रखिएगा, इसको बोलेंगे लिपिड। सॉरी, इसको फॉस्फेट बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग फॉस्फेट। और इस ब्लू वाले स्ट्रक्चर को बोलेंगे लिपिड। तो ये बात याद रखिएगा कि इसका फॉस्फेट और लिपिड, ये दोनों मिला के इसको फॉस्फोलिपिड बुलाया जाता है। उसके बाद इसके अंदर प्रोटीन पाए जाते हैं, दो प्रकार के प्रोटीन हैं। इंटीग्रल, देखिए ब्लू वाला जो डायग्राम दिख रहा है, मैं इसको सर्कल कर रहा हूँ येलो से। इंटीग्रल प्रोटीन ये जो अंदर पाए जाते हैं, जो अंदर होते हैं, और एक होते हैं बाहर वाले प्रोटीन, मतलब एक होते हैं पेरीफेरल प्रोटीन, ये रहा देखिए, इसको हम पेरीफेरल प्रोटीन कहते हैं। बाकी ये ग्लाइकोप्रोटीन ऊपर होते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी ऊपर पाए जाते हैं, उनको जानने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप केवल एक ही बात याद रखिए कि इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है। देखिए यहाँ मैं इसको अंडरलाइन करूँगा, बस वो लाइन आपको याद रखनी है। लिपिड bilayer form highly viscous fluid in which two types of protein molecule, intrinsic and extrinsic protein, are organized in a mosaic manner. Eccentric protein are embedded in lipid bilayer completely by incompletely और completely. एक्सेंट्रिक प्रोटीन है ना, यानी आपको ये बात बोलना है कि ये लिपिड बाइलेयर का बना हुआ है। लिपिड बाइलेयर मैंने समझाया, ये ब्लू वाली लाइन लिपिड की है, उसके ऊपर फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है, तो आप इसको फॉस्फोलिपिड भी बुला सकते हैं। चलिए, यानी मैं आपको यहाँ पर एक बार अलग से डायग्राम भी बना के समझा देता हूँ। जैसे ये और ये, ठीक है, मैं पूरा चलिए डायग्राम बना देता हूँ। अब देखिए इसमें मैं लिपिड लगाऊंगा, ये देखिए लिपिड लगा रहा हूँ मैं, और अब इसके बीच में डालूंगा प्रोटीन्स। ये प्रोटीन है और कुछ प्रोटीन यहाँ पे हैं। तो ये वाले जो प्रोटीन है ये इंट्रिंसिक और ये वाले एक्सट्रिंसिक, और ये वाला जो ऊपर के लेयर है इसको बोलते हैं फॉस्फेट, इसको बोलते हैं लिपिड। तो इतना बना के आना है आपको अगर पूछा जाए तो। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन के साथ में बनी पाई जाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन की बात करेंगे तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब नेचर का होता है। सिलेक्टिव परमिएबल भी होता है कुछ चीज़ों के लिए, यानी कुछ ही चीज़ों को अंदर आने देता है। ये ऑस्मोसिस में, सीधे सीधे पॉइंट बोलूँगा, ये ऑस्मोसिस में हेल्प करता है, और मैं सीधे पॉइंट पहुँचूँगा ऑस्मोसिस के लिए कि ऑस्मोसिस क्या होता है। उसके पहले मैं आपको एक और बात बता दूँ, टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन। तो 3 प्रकार की मेम्ब्रेन होती हैं। एक तो इम्परमिएबल होती है, चलिए इसको भी काउंट कर लेंगे तो 4 प्रकार की हो जाएगी। इम्परमिएबल जिसमें से कोई चीज़ पास ना हो सके, परमिएबल जिसमें से सब कुछ पास हो सके, सॉल्यूट या सॉल्वेंट दोनों, बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पास हो सके। सेमी परमिएबल में ये सिर्फ सॉल्वेंट को पास होने देगी और सॉल्यूट्स को रोकेगी, प्रिवेंट्स द पैसेज ऑफ सॉल्यूट्स। सिलेक्टिव परमिएबल में ये सॉल्वेंट तो सारे जाएंगे बट सिलेक्टेड सॉल्यूट्स की एंट्री होगी। सेल मेम्ब्रेन दोनों है, सेमी परमिएबल भी है और सिलेक्टिव परमिएबल भी है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि वो किस मीडियम में और किस चीज़ों को एंट्री के लिए अलाउ कर रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ऑस्मोसिस एंड इट्स प्रॉपर्टी।
तो आप जानते होंगे कि एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन है जो कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है। क्या जाता है? सॉल्वेंट। तो मैं डेफिनेशन लूँगा, ट्रांसफ़र ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये हो गया। उसके आधार पे ऑस्मोसिस के दो, या मैं आपको सॉल्यूशन की बात करूँगा तो ऑस्मोसिस के बेसिस पे सॉल्यूशन 3 टाइप के होते हैं, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो होता है, जैसे मान लीजिए कि ये कोई एक मीडियम है, इसमें मैंने एक सेल रख दी है, ये इसके अंदर एक सेल है, इसके बाहर पानी भरा हुआ है। तो आप ये मत बोलना कि पानी बाहर ज़्यादा है, नहीं, कॉन्सेंट्रेशन चेक करना है आपको। तो यहाँ पर बाहर जो है कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और अंदर कॉन्सेंट्रेशन कम है, यानी सेल के अंदर और ये आउटसाइड मीडियम। सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन कम है और सेल के बाहर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो इसको बोलेंगे हाइपोटोनिक कंडीशन, नंबर 1 वाली। और इस कंडीशन में ये सेल जो है होती है फूल जाती है, मतलब स्वेल हो जाती है। इसके बाद अगर हम एक और चीज़ कर दें, इसके रिवर्स कर दें, इसको हम रिवर्स कर दें, यानी सेल को फुला दें, पहले से ही फूली हुई सेल है, यानी फ्रेश ग्रेप है, और उसको हम डालते हैं सॉल्ट वाटर में, यानी कि बाहर हमने थोड़ा सॉल्टी वाटर रख दिया यहाँ पे बाहर की तरफ। तो अभी उल्टा हो गया है, सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और सेल के बाहर का कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो इस कंडीशन को हम लोग बुलाएंगे हाइपोटोनिक कंडीशन, हाइपरटोनिक कंडीशन। और ये कंडीशन में ये सेल के अंदर का पानी सेल के बाहर आ जाएगा और ये सेल पिचक जाएगी। और एक होता है आइसोटोनिक कंडीशन, जिसमें क्या होता है कि दोनों साइड कंसंट्रेशन इक्वल होता है, तो उस जगह पे ना ही कोई चीज़ फूलती है ना ही कोई चीज़ पिचकती है, बस वो वैसी ही रहती है जैसी कि वो पहले से ही है। तो ऐसा बहुत कम ही होता है, वैसे तो मोमेंट रहेगा ही रहेगा चीज़ों का इधर से उधर की तरफ को, ठीक है ना। डिफ्यूजन की बात करेंगे। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ यहाँ पे। अच्छा, ऑस्मोसिस के बाद सॉल्यूशन तो मैंने बताए, एक बातें और जोड़ना चाहूँगा मैं यहाँ पे कि इसमें टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस भी आप इसमें ही जोड़ सकते हैं कि जब कोई सॉल्वेंट अंदर जाए, जो मैंने कहा सॉल्वेंट मतलब वाटर अंदर जाएगा, हाइपोटोनिक कंडीशन में अंदर जाएगा, तो इस कंडीशन को बोलेंगे एंडो ऑस्मोसिस। और जब कोई सॉल्वेंट बाहर आएगा तो इसको बोलेंगे एक्सो ऑस्मोसिस। बस ये 2 ही प्रकार की ऑस्मोसिस होती है, इंडो ऑस्मोसिस और एक्सो ऑस्मोसिस। तो ये रहा ऑस्मोसिस को लेके टॉपिक, ये भी क्लियर। फिर डिफ्यूजन आता है। डिफ्यूजन एक सेल मेम्ब्रेन, मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉल्यूट ट्रांसफ़र होता है। सॉल्यूट याद रखना, प्रोसेस ऑफ सब्सटेंस, मतलब यहाँ क्या लिखा है, द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, यहाँ सॉलिड लिक्विड गैस, तो मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर रहा हूँ, सॉल्यूट पार्टिकल, जो कहीं से भी जा सकते हैं, यानी कि हाई लेवल से लो लेवल जाते हैं, पर वो किसी भी तरीके के पार्टिकल हो सकते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, तीनों के तीनों हो सकते हैं वो। डिफ्यूजन ऑफ कॉस सेल मेम्ब्रेन, जैसे कि हमारी एल्वियोली में, याद रखिए ये एक एल्वियोली का डायग्राम मैं बना रहा हूँ। इस एल्वियोली में आप देखिएगा, यहाँ पर एक रेड ये बना देता हूँ मैं, ये। अब यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, अंदर जो ऑक्सीजन है वो यहाँ जाएगी, और जो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है वो वहाँ जाएगी। तो ये हो कैसे रहा है, डिफ्यूजन से हो रहा है। ये टच में नहीं है इसके, ये बीच में काफ़ी गैप है इन दोनों के बीच में, एकदम टच में नहीं है ये, तो भी ये इसके एक्सचेंज कर रहा है इसको, ठीक है। तो ये अच्छा, चलिए एक एग्जांपल आपसे मैं बताता हूँ आपको मैं, जैसे कि अगर हमने कि ये एक पॉन्ड लिया, एक वो है क्या, एक्वेरियम, उसमें पानी रखा हमने इसके अंदर, और मैंने इसके अंदर फ्रेश वाटर रखा है। ये पानी है फ्रेश वाटर, मतलब हमारे घर का टैप वाटर। अब मैंने इसमें एक मछली रखी समुंदर से लाके, सी वाटर फिश, मैं इसलिए इसको येलो कलर की दिखा रहा हूँ, सी वाटर फिश है ये। तो बताइए ये मछली फूलेगी कि पिचकेगी? डेफिनेटली ये मछली
फूल जाएगी, क्योंकि इस मछली में सॉल्ट ज़्यादा है, वाटर कम है। तो जो बाहर का जो पानी का कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा होगा और वो इसके अंदर जाएगा और ये मछली फूल जाएगी। और चूँकि इसके ऊपर सेल वॉल नहीं है तो ये मर जाएगी। तो ये एक अच्छा एग्जांपल है। अब चलो उल्टा एग्जांपल कर देते हैं। सॉल्ट वाटर में फ्रेश वाटर फिश डाल देते हैं, तो आप सब गेस करेंगे क्या होगा? पिचक जाएगी और पिचक के मरेगी वो। अगला टॉपिक है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में डिफरेंस है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कि जो मूवमेंट होता है वो जो डिफ्यूजन में होता है कि हायर से लोअर दोनों में ही होता है। खैर, इट्स अ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया लोअर कंसंट्रेशन। द मूवमेंट ऑफ वाटर, इसमें केवल वाटर होगा, याद रखिएगा, और उसमें सब कुछ होगा। मीडियम टेक प्लेस सॉलिड लिक्विड गैस, जिसमें केवल लिक्विड। सेमी परमिएबल नहीं चाहिए इसको चाहिए। इक्वलाइजेशन, मतलब इक्वलाइजेशन कंसंट्रेशन थ्रू द अवेलेबल स्पेस, मतलब ये हमेशा इक्वल करने की कोशिश करता है। डज नॉट रिक्वायर इक्वलाइज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट ऑन द आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन, मतलब ज़रूरी नहीं है कि बाहर और इक्वल, यानी ये आइसोटोनिक के लिए ज़रूरी, मतलब मैसेज नहीं देगा कि ज़रूरी है कि आइसोटोनिक कंडीशन बनाओ, पर ये आइसोटोनिक के लिए कहेगा कि आइसोटोनिक होना चाहिए। इंडिपेंडेंट डिफ्यूजन है, मतलब इंडिपेंडेंट क्या होता है कि डिफरेंट सब्सटेंस, मतलब जैसे मान लीजिए एक मेम्ब्रेन के इधर कुछ सामान है, इसमें शुगर, ये मान लो ब्लू वाला मैंने शुगर बनाया और मैंने ये येलो वाला मैंने सॉल्ट बनाया, तो अब ये अलग अलग हैं, ये येलो वाला अलग जाएगा और ये ब्लू वाला अलग जाएगा। इंडिपेंडेंट मूवमेंट है, इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, मतलब इसमें होगा रिलेशन पहले वाले ऑस्मोसिस वाले में। डिफ्यूजन में ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, सब फ्री हैं, कोई भी कहीं पे भी जा सकता है। ठीक है, यानी ये लिखा हुआ है कि डिफ्यूजन इज नॉट मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर सब्सटेंस, कोई और प्रेजेंट होगा उससे किसी दूसरे मटेरियल को प्रेजेंस को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये थोड़ा बहुत समझ में आपको ज़रूर आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैं पहले आपको पैसिव पढ़ाऊँगा। पैसिव में जहाँ पर एनर्जी ना लगे वो एक ही जगह पे होता है, हाई से लो की तरफ होता है, हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है। और ऐसा एग्जाम्पल दो होते हैं, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। भाई जहाँ पर कोई चीज़ ज़्यादा है तो कम की तरफ आसानी से जा सकती है। मान लीजिए आपके एक सूटकेस का बैग है, उसमें खाली है सामान, अंदर कुछ है नहीं, तो आप आराम से उसमें सामान रख सकते हैं। अब चलिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। इसको उल्टा कर दीजिए। उसमें क्या होता है कि लो से हाई की तरफ जाता है, उल्टा जा रहा है। तो अब उल्टा जाएगा तो कैसे हो पाएगा? मान लो कोई चीज़ पहले से ही भर गई है, जैसे सूटकेस बैग पहले से ही भर गया है, पूरा फुल हो गया है, अब तुम उसमें और सामान डाल रहे हो तो एनर्जी लगेगी ना। तो इसी वजह से इसको हम बोलते हैं एटीपी एनर्जाइज्ड कैरियर प्रोटीन्स, या इसको हम लोग आरओ भी कहते हैं, आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस। जो आपके सभी के घरों में पानी के लिए लगा हुआ है उसको रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए कहते हैं। चलिए आगे बात करेंगे न्यूक्लियस के लिए। न्यूक्लियस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट द लार्ज कंपोनेंट ऑफ द सेल, इट इज़ सेंट्रलाइज फ्रॉम द, मतलब ये ब्रेन ऑफ द सेल है, कंट्रोल करता है सारे पार्ट को सेल के। और वो क्यों करता है ऐसा मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो ये आपको ब्लैक कलर का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको ये क्रोमैटिन फाइबर कहते हैं, क्रोमैटिन मटेरियल कहते हैं। चलिए मैं एक एक चीज़ के बारे में बताता हूँ इसके। नंबर 1, न्यूक्लियर एनवलप, ये कवर होता है जो इसको न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से अलग करता है। उसके बाद नंबर 2, न्यूक्लियर पोर, ये एक्सचेंज करने के लिए हेल्प करते हैं, चीज़ों को यहाँ से यहाँ निकालते हैं। फिर न्यूक्लियर प्लाज्म, जो न्यूक्लियस के अंदर का लिक्विड होता है उसको न्यूक्लियर प्लाज्म कहते हैं। फिर न्यूक्लियोलस, ये जो पार्ट है ये बना होता है आरएनए से और प्रोटीन से, और ये बनाता है राइबोसोम। ये राइबोसोम बनाता है। क्रोमैटिन मटेरियल के बारे में आपको नेक्स्ट पेज पे दिखा रहा हूँ। ये है क्रोमैटिन फाइबर के बारे में। देखिए कि यहाँ पर न्यूक्लियस के क्रोमोसोम्स और क्रोमैटिन फाइबर, ये स्ट्रक्चर क्रोमैटिन फाइबर का है। यानी क्रोमैटिन फाइबर कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनते हैं। कैसे? पतंग का दोहरा हम लोग उड़ाते हैं उत्तरायण में, तो दोहरा फैला देते हैं तो पूरा फैल गया, अब उसको कंडेंस कर दिया, यानी वापस कॉइल बना दिया, ये वो रोल कर दिया तो वो कंडेंस हो गया। तो उसी प्रकार से क्रोमैटिन फाइबर कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनने का काम करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि सेल डिवीजन के लिए ये काम जरूरी है। चलिए इन दोनों के मटेरियल की बात करते हैं, तो दोनों का मटेरियल तो सेम ही होगा। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन, मैं यहाँ पर आपको साफ करके सब कुछ दिखाता हूँ कि डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से ये चीज़ें बनी होती हैं।
आप ध्यान से देखिए, जो ग्रीन कलर का थ्रेड दिख रहा है वो डीएनए है, और जो ब्लू कलर के छोटे छोटे से बॉल्स दिख रहे हैं आपको, ये हैं हिस्टोन प्रोटीन। तो ये इस चीज़ से बना होता है। डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये हमारा जेनेटिक कोड होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, और इससे ही एक चीज़ बनती है, उसको बोलते हैं आरएनए, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो इतनी इन्फॉर्मेशन न्यूक्लियस तक के लिए आपके लिए काफ़ी है, और ये टॉपिक का जो पहला पार्ट था इतना काफ़ी है आपके लिए। थैंक यू।